हेलो, नमस्कार, राम राम साथियों। मैं राजकुमार पालीवाल एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पालीवाल सर पर। साथियों, अपन लगातार क्लासें देख रहे हैं। हमारी जो क्लासेज है उनमें आप देखिए 5000 के करीब प्रश्नों की एक श्रृंखला होने वाली है। जो लगातार प्रश्न हम डाल रहे हैं, आप उनको हल करिए, उनको कॉपी में या नोटबुक में नोट कर लीजिए ताकि आपको भविष्य में वो प्रश्न काम आ सके। ये प्रश्न वही प्रश्न है जो पिछली प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं। हालांकि अभी पशु चारक वाली वो एक भर्ती है, उसको छोड़ दें तो कोई नई भर्ती है नहीं और चुनाव डिक्लेयर हो चुके हैं। लेकिन फिर भी हमें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। लगातार यदि आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो निश्चित तौर से आपकी तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो अब बिना देर किए हुए हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। आज के सेशन की शुरुआत कर रहे हैं, तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना न भूलिए। चलिए अब चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, निम्न को सुमेलित कीजिए। एक तरफ जो है वो मंदिरों की सूची दी हुई है, एक तरफ मंदिरों की सूची है और दूसरी तरफ स्थान दिए हुए हैं कि वो कौन सा मंदिर कहाँ स्थित है। तो बात करते हैं सबसे पहले द्वारिकाधीश मंदिर की। द्वारिकाधीश मंदिर जो है ये कांकरोली में है। कांकरोली राजसमंद में ये मंदिर है। साथियों, ये सारे वो मंदिर है लगभग जो औरंगजेब के समय में उत्तर प्रदेश में जो क्षेत्र है वृंदावन वगैरह, वहां जब मूर्तियों को तोड़ा गया था तो उन मूर्तियों को लाकर राजस्थान में बसाया लगाया गया था, उनके मंदिर बनवाए गए थे। तो द्वारिकाधीश का मंदिर कांकरोली, मथुराधीश का मंदिर कोटा, श्रीनाथ जी का मंदिर आपको पता ही है ये जो है वो नाथद्वारा में है और गोविंद देव जी का मंदिर ये जो है वो जयपुर में है। यानी 1 के नीचे बी, 2 के नीचे सी, 3 के नीचे डी और 4 के नीचे ए। तो ये ऑप्शन सी हो गया, बी सी डी ए, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका जो है वो राइट हो गया। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी। साथियों, इसके द्वारा नाथद्वारा का भी ध्यान में रखना। इस नाथद्वारा के मंदिर का निर्माण जो है वो राणा राज सिंह द्वारा करवाया गया था और जिस स्थान पर करवाया गया था उस गांव का नाम सिंहाड़ था। बाद में उस गांव में नाथ जी का मंदिर बनने के कारण, श्रीनाथ जी का मंदिर बनने के कारण उस गांव का नाम नाथद्वारा हो गया। इसके अलावा एक बात ध्यान रखना, ये पिछुआई जो चित्र शैली है उससे संबंधित चित्र जो है वो नाथद्वारा में ही बनाए जाते हैं। पिछुआई का मतलब है श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे, यानी भगवान कृष्ण की मूर्ति के पीछे जो कृष्ण जी के चित्र बनाए जाते हैं बाल रूप के, उन्हें पिछुआई कला कहते हैं। और पिछुआई कला का एक प्रश्न पीछे भी पूछा गया था कि पिछुआई कला के चित्र किस पर बनाए जाते हैं, यानी कपड़े पर बनाए जाते हैं या कागज पर बनाए जाते हैं या दीवार पर बनाए जाते हैं। तो आपको बता दूं, पिछुआई कला में जो है वो कपड़े पर चित्र बनाए जाते हैं। तो श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा में स्थित है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ये गोविंद देव जी का मंदिर जो है वो जयपुर में, ये भी काफी प्रसिद्ध मंदिर है। ये मंदिर जयपुर महाराजा जो है उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। प्रश्न संख्या 2, पुंछी आयोग जिसे 2007 में श्री मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में निर्मित किया गया और इसने 2010 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, किस पर सुझाव देने के लिए बनाया गया था? मूल अधिकार, केंद्र राज्य संबंध, मूल कर्तव्य या केंद्रीय सेवाएं। देखिए, पुंछी आयोग बनाया गया था 2007 में। कितनी बढ़िया बात है, ये कई बार प्रश्न आया होगा। पुंछी आयोग का गठन कब किया गया था? 2007 में किया गया था। इसके अध्यक्ष थे मदन मोहन पुंछी। अब प्रश्न यह है कि पुंछी आयोग का संबंध निम्न में से किससे था? तो आपको बता दूं साथियों, पुंछी आयोग का संबंध केंद्र राज्यों के संबंध से था। केंद्र राज्यों के संबंध से संबंधित जो पुंछी आयोग है उसका गठन किया गया था और पुंछी आयोग ने बहुत सारे जो है वो केंद्र राज्यों से संबंधित और राज्यपाल से संबंधित सुझाव दिए थे। इसके अलावा आप एक आयोग, सरकारिया आयोग, इसका जरूर ध्यान रखिए। सरकारिया आयोग, ये सरकारिया जो आयोग है वो RS सरकारिया यानी रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में बनाया गया था। यह आयोग भी केंद्र राज्यों से संबंधित है, केंद्र राज्यों के संबंधों से संबंधित आयोग है। चलिए
एक और बात कर लेते हैं मौलिक कर्तव्यों से। इससे संबंधित आयोग सरदार स्वर्ण सिंह समिति, कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कौन से समिति की सिफारिशों के आधार पर शामिल किया गया था। तो जो मौलिक कर्तव्य हैं उन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर जो है वो संविधान में शामिल किया गया था। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। एशियन गेम्स 2023 में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन था। यानी हाल ही में जो चाइना में हांगझाऊ, चाइना में एक स्थान है हांगझाऊ, इस हांगझाऊ में 2023 या कहें तो 22 के एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था। 2022 में होना था लेकिन अब 23 में ये हांगझाऊ खेल हुए हैं। इन खेलों में जो है वो किस भाला फेंक खिलाड़ी ने जो है वो स्वर्ण पदक जीता है। तो उसकी बात करें तो नीरज चोपड़ा ने इस प्रतिस्पर्धा में 88.88 मीटर भाला फेंककर भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। ये लगातार एशियन खेलों में 2 एशियाई खेलों में जो है वो ये स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। पिछले जो एशियाई खेल हुए थे वो इंडोनेशिया में हुए थे, उन खेलों में भी नीरज चोपड़ा ने जो है वो स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा भारत के लिए नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीता था। नीरज चोपड़ा भारत के मात्र दूसरे ऐसे जो है वो व्यक्तिगत स्पर्धा वाले खिलाड़ी है जिन्होंने गोल्ड जीता है। इससे पहले अभिनव बिंद्रा ने जो है वो गोल्ड जीता था 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। उसके बाद जो 2022 में जो टोक्यो ओलंपिक हुए उनमें जो है वो नीरज चोपड़ा ने जो है वो गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। तो भारत के लिए जो गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी है वो है नीरज चोपड़ा। 2020 के टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने भारत के लिए गोल्ड जीता था। ये गोल्ड जो है वो उन्होंने 7 अगस्त 2021 को जीता था। 7 अगस्त 2021 को उन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता था। इसलिए 7 अगस्त को भाला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये भाला दिवस जो है ना वो 7 अगस्त को मनाया जाता है। प्रत्येक 7 अगस्त को भाला दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इस दिन ज्वेलियन थ्रो फेंककर जो है वो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखिए, ये जो 2023 एशियन गेम्स की बात कर रहा है इसमें रजत पदक भी जो है वो भारत के ही स्टार ज्वेलियन थ्रोवर किशोर जेन्ना ने जो है वो जीता था। तो पहला तो पूछते ही है सारे, दूसरा भी पूछा जा सकता है कि उसी प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था, उसमें रजत पदक किसने जीता था। रजत पदक के किशोर जेन्ना ने जीता था। तो निश्चित तौर से प्रश्न पूछा जा सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। अभी हाल ही में चुनाव आने वाले हैं तो निश्चित तौर से मतदान सभी को करना चाहिए। आप किसको वोट देते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको मतदान जरूर करना चाहिए। जो आपको अच्छा लगे उसको वोट जरूर दे, और यदि आपको कोई अच्छा नहीं लगता है तो भी वोट देने जरूर जाएं, क्योंकि नोटा का ऑप्शन है। अगर आपको कोई पसंद नहीं है तो आप वहां भी वोट दे सकते हैं, इसलिए वोट देने जरूर जाएं। अब बात यह आती है कि कौन से जो अधिनियम है, कौन सा संविधान संशोधन है जिसके द्वारा मतदान करने की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई। साथियों, 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा जो है वो भारत के संविधान में एक संशोधन किया गया, और संविधान संशोधन के द्वारा जो वोट करने की आयु थी उसे 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। अब भारत में 18 वर्ष की आयु का वह व्यक्ति जिसका मतदाता सूची में नाम है वो वोट दे सकता है। मतदाता सूची अभी अपडेट होगी, तो यदि कोई बच्चा 18 साल का हुआ है तो वो अपना वोट जुड़वा सकता है। पहले नियम था 1 जनवरी को जो 18 साल का होता था उसका ही वोट जोड़ा जाता था, लेकिन वर्तमान में चुनाव आयोग ने अब ये 4 तिथियां तय कर दी है। 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल के बाद 1 अक्टूबर, और उसके बाद ये करके 4 तिथियां जो है उन्होंने तय कर दी है। तो साल में 4 अभियान होते हैं जिनमें इन वोटों को जोड़ा जा सकता है। 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर, इन 4 महीनों में आप अपने वोट को कभी भी जुड़वा सकते हैं। चलिए बात करते हैं 5वें प्रश्न की। राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण राजस्थान संघ का उद्घाटन किसने किया था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। राजस्थान के एकीकरण के पहले बात तो चरण कितने हैं, तो राजस्थान के एकीकरण के 7 चरण हैं।
कितने चरण हैं साथियों? 7 चरण हैं। इन 7 चरणों में 4 चरणों के उद्घाटन हुए थे। 4 चरणों के उद्घाटन हुए थे। प्रथम चरण और उद्घाटन करता थे एनवी गॉडगिल। दूसरा चरण उद्घाटन करता थे एनवी गॉडगिल। इसमें दूसरे चरण का ही पूछा है, तो दूसरे चरण के उद्घाटन करता थे एनवी गॉडगिल। उसके बाद तीसरे चरण के जो उद्घाटन करता थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। और चतुर्थ चरण यानी चौथा चरण, इसके उद्घाटन करता थे सरदार पटेल यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये इसके चौथे चरण के उद्घाटन करता थे। तो मैं आपको बता चुका हूं राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था, लेकिन उद्घाटन 4 ही चरणों के हुए थे। 3 व्यक्तियों ने उद्घाटन किए थे। पहले 2 के एनवी गॉडगिल, नरहरि विष्णु गॉडगिल द्वारा किए गए थे। तीसरे चरण का उद्घाटन नेहरू जी द्वारा किया गया था और चौथे चरण का उद्घाटन जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। तो ध्यान रखिए, ये चौथा चरण कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ये बृहद राजस्थान है, जो राजस्थान का निर्माण माना जाता है, जो महत्वपूर्ण था, उसका उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो चलिए चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, कन्हैयालाल सेठिया द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? देखो, कन्हैयालाल सेठिया ने बहुत सी किताबें लिखी हैं, इनमें से कौन सी है? तो देखो, बातारी फुलवारी, ये तो विजयदान देथा की किताब है। विजयदान देथा, ये बहुत ही शानदार किताब है। इसे जो है वो विजयदान देथा ने लिखा है। सेनानी, ये मेघराज मुकुल की कविता है। मेघराज मुकुल। और वेलीकृष्ण रुक्मणी, ये पृथ्वीराज राठौड़ की रचना है। पृथ्वीराज राठौड़। तो बच गया कौन? पाथल और पिथल। ये जो पाथल और पिथल है वो कन्हैयालाल सेठिया की रचना है। कन्हैयालाल सेठिया ने पाथल और पिथल, पाथल राणा प्रताप को और पिथल पृथ्वीराज राठौड़ को संबोधित करते हुए इस जो है वो महान ग्रंथ की रचना की है। इसके अलावा मिंजर, लीलटास, धरती दोरारी जैसी कई प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना कन्हैयालाल सेठिया ने की है। कन्हैयालाल सेठिया मायड़ भाषा के एक महान कवि है। इनका संबंध सुजानगढ़ से है। सुजानगढ़ का नाम जरूर ध्यान रखिए साथियों। अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने 3 नए जिले बनाए हैं, उनमें सुजानगढ़ के बाद 2 नंबर जो है दो नंबर है कुचामन और 3 नंबर मालपुरा। ये 3 नए जिले बनाने की राज्य सरकार ने घोषणा की है। तो ध्यान रखना, अगर सुजानगढ़ अलग जिला बन गया है तो कन्हैयालाल सेठिया का संबंध अब चूरू जिले से न होकर सुजानगढ़ जिले से हो जाएगा। बहुत सारा कल्चर भारत का राजस्थान का चेंज हो जाएगा। तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं 7वें प्रश्न की। 7वां प्रश्न है, राजपूताना की किस रियासत में आजाद मोर्चा की स्थापना हुई? देखिए, बात करते हैं आजाद मोर्चा की। ये आजाद मोर्चा बाबा हरीशचंद्र ने स्थापित किया था। आजाद मोर्चा स्थापित किया था बाबा हरीशचंद्र ने। बाबा हरीशचंद्र ने आजाद मोर्चा की स्थापना की थी। अभी आजाद मोर्चा क्यों स्थापित हुआ था इसकी बात कर लेते हैं। पहले आपको उत्तर बता देता हूं कि यह कहां स्थापित हुआ था। आजाद मोर्चा जो है वो जयपुर में स्थापित हुआ था। अब बात आती है कि यह जयपुर में क्यों स्थापित हुआ। देखो, 1931 में एक प्रजामंडल की स्थापना होती है जिसका नाम है जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल, यह प्रजामंडल आंदोलन में पहला प्रजामंडल था जिसकी स्थापना हुई थी। तो सबसे पहले जिस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी वो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। अब क्या होता है कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कपूरचंद पाटनी ने की थी, लेकिन जयपुर प्रजामंडल जो है वो अपनी लोकप्रियता तब प्राप्त करता है जब इसके अध्यक्ष बनते हैं हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री जब इसके अध्यक्ष बनते हैं तो हीरालाल शास्त्री एक एग्रीमेंट करते हैं किसके साथ? मिर्जा इस्माइल के साथ, जो उस समय जयपुर राज्य के प्रधानमंत्री थे। मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य एक पैक्ट होता है जिसे जेंटलमैन्स एग्रीमेंट कहा जाता है। इस पैक्ट के तहत
जयपुर प्रजामंडल को जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन से दूर रखा गया था, यानी भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया था। अब जयपुर में जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व कौन करेगा, इसके लिए जो है वो आजाद मोर्चे का गठन किया गया बाबा हरिश्चंद्र ने, जो बाद में जो है वो इसी में विलीन कर दिया गया था। तो बाबा हरिश्चंद्र द्वारा बनाया गया आजाद मोर्चा जो था उसका उद्देश्य ये था कि जयपुर को भी जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल किया जाए। तो भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल करने के लिए जो है वो इस बाबा हरिश्चंद्र द्वारा आजाद मोर्चे का गठन किया गया था। बात करते हैं 8वें प्रश्न की। किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा है? किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा है? देखो, बख्तरबंद का मतलब होता है जो चारों ओर से घिरा हुआ है। ये कंटेली झाड़ियों से घिरा हुआ था, ये बहुत ही जो है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता था। इस दुर्ग के बारे में इसे अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा है। ये दुर्ग जो है वो कौन सा है साथियों? ये रणथंभौर का दुर्ग है। ये सवाई माधोपुर जिले में है। सवाई माधोपुर जिले में स्थित रणथंभौर दुर्ग को जो है वो अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा है। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में भी इन्होंने कहा है कि जब नीचे से इसको ऊपर देखा जाता है, जब नीचे खड़े होकर कुंभलगढ़ दुर्ग को देखा जाता है तो सर की पाग नीचे गिर जाती है, क्योंकि काफी बुलंदी पर यह दुर्ग स्थित है। इसके अलावा यदि अपन बात करें तो मेहरानगढ़ दुर्ग ये जोधपुर में है, और इस दुर्ग के बारे में आपने जरूर सुना होगा। इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि ये इतना बड़ा और विशाल है कि इस दुर्ग के बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने कहा था कि इस दुर्ग का निर्माण परियों या दानवों द्वारा करवाया गया है। इसके अलावा गागरोन दुर्ग ये झालावाड़ में है, और ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। चलिए बात करते हैं 9वें प्रश्न की। 9वां प्रश्न है, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। देखो, लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है जहां पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि शासन करते हैं, और प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ होता है जहां जनता स्वयं शासन करती है। हालांकि टेक्निकल रूप से देखें तो दुनिया में कहीं भी अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है। केवल स्विट्जरलैंड के कुछ भागों को छोड़ दें तो दुनिया में कहीं भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आपको कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। भारत की यदि बात करें तो भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण ग्राम सभा है। अब ये ग्राम सभा क्यों है तो मैं आपको बता दूं। पहली बात, ग्राम सभा एक संवैधानिक संस्था है। इसका विवरण अनुच्छेद 243 में दिया गया है कि भाई आपको ग्राम सभा बनानी है। बात यह आती है कि ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं। ग्राम पंचायत के समस्त जो मतदाता होते हैं वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। इसलिए ग्राम सभा जो है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, क्योंकि जितने भी मतदाता है वो सारे इसमें भाग लेते हैं। 1/10 इसकी गणपूर्ति होती है, साल में 4 इसकी मीटिंगें होना अनिवार्य है। तो जो ग्राम सभा है वो भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण हो सकती है। ग्राम सभा को जो है वो लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला भी कहा जाता है। बात करते हैं 10वें प्रश्न की। 10वां प्रश्न है, संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री है, यानी संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री क्या है? मंत्रिमंडल का प्रधान, मंत्री परिषद का प्रधान, संघ सरकार का प्रधान, या संघ के प्रशासन का प्रधान। यदि बात करें अपन प्रधानमंत्री की तो आपको एक अनुच्छेद ध्यान में रखना होगा, अनुच्छेद 74(1). अनुच्छेद 74(1) के अनुसार कहा गया है कि भारत में राष्ट्रपति की सहायता हेतु एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। यानी संविधान के अनुसार मंत्री परिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तो इसका उत्तर हो गया बी, मंत्री परिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। अब मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो है वो मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। एक कैबिनेट मंत्री, दूसरे राज्य मंत्री, और तीसरे उप मंत्री। 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। इन तीनों को जब मिला लिया जाता है तो मंत्री परिषद होती है, और जब केवल कैबिनेट की बात होती है तो केवल कैबिनेट को मंत्री मंडल कहा जाता है। कैबिनेट को मंत्री मंडल कहा जाता है और तीनों को मिलाकर मंत्री परिषद कहा जाता है। मंत्रिमंडल तो भारत में जो है वो कहीं इस शब्द का संविधान में उल्लेख ही नहीं था। बाद में एक बार इसका उल्लेख 44वें संविधान संशोधन द्वारा जरूर किया गया था। आपातकाल वाले अनुच्छेद में इसका उपयोग किया गया है। बाकी मंत्री परिषद ही है, और जो प्रधानमंत्री होते हैं वो मंत्री परिषद के ही प्रमुख होते हैं। बात करते हैं 11वें प्रश्न की। 11वां प्रश्न है, अकबर ने सर्वोच्च मनसब 7 जारी किस राजपूत शासक को दिया था? देखो,
मनसबदारी की जो व्यवस्था है वो अकबर द्वारा शुरू की गई थी। अकबर ने इसे मंगोलों की दशमलव पद्धति से शुरू किया था। मनसब जो था का मतलब, मनसब का अर्थ यदि अपन हिंदी अनुवाद में देखें तो व्यक्ति की औकात होता था। जिसकी जितनी बड़ी औकात होती थी उसको उतना ही बड़ा मनसब प्रदान किया जाता था। अकबर का सबसे खासम खास, अकबर का जो है वो हिंदू राजा कोई खास था तो उनमें सबसे ज्यादा था राजा मान सिंह, और राजा मान सिंह को ही अकबर ने जो है वो 7,000 मनसब प्रदान किया था। मान सिंह जो है वो लगातार मुगलों की सेवा में रहा था। जब 1562 में जयपुर राजकुमारी कछावा वंश की हरकाबाई का विवाह जो है वो अकबर से हुआ था, उसी के साथ जो है वो मान सिंह अकबर की सेवा में चले गए थे और 1562 से लेकर अपनी मृत्यु तक वो लगातार अकबर की सेवा में बने रहे। लंबे समय तक वो मुगलों की सेवा करते रहे और अकबर ने उन्हें यह राजा की उपाधि जो है वो अकबर ने ही प्रदान की थी। इसके अलावा अकबर ने इन्हें फरजंद की उपाधि भी प्रदान की थी और इन्हें 7,000 का मनसब दिया था। किसी भी राज परिवार के अलावा किसी भी व्यक्ति को 5,000 का मनसब नहीं मिलता था, लेकिन अकबर मान सिंह से इतना प्रभावित था कि उसने मान सिंह को 7,000 का मनसब दिया था। बात करते हैं 12वें प्रश्न की। नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? देखो, बहुत ही अजीब सा प्रश्न है कि जब लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाता है उसके बाद में चुनाव होता है। चुनाव होने के बाद में नई लोकसभा का गठन हो जाता है। जब नई लोकसभा का गठन हो जाता है उसके बाद उससे ठीक पहले पुरानी लोकसभा का एक सत्र आयोजित होता है, एक सेशन होता है जिसमें जो है वो सभी सदस्य, पुराने जो सदस्य हैं वो भाग लेते हैं। इसका उद्देश्य यह होता है कि जो नई लोकसभा में जो जीत गए वो तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट या तो चुनाव नहीं लड़ते या वो चुनाव हार गए। हर बार ऐसा होता है, बहुत सारे नए जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, पुराने हार जाते हैं। तो उन पुराने हारे हुए जनप्रतिनिधियों के लिए एक शब्द का उपयोग किया जाता है, उसे लेम डक कहा जाता है। लेम डक यानी वे जनप्रतिनिधि जो इस लोकसभा के तो सदस्य थे लेकिन आगे वाली लोकसभा के सदस्य नहीं है, उन्हें लेम डक कहा जाता है और उनके लिए इस जो है वो सत्र का आयोजन किया जाता है। और लेम डक में वही जो है वो सदस्य भाग लेते हैं, सारे सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन ये विशेष तौर पर उनकी विदाई के लिए होता है जो आगामी लोकसभा के सदस्य नहीं है। तो जो सदस्य होते हैं उनको लेम डक कहा जाता है। इसलिए नई लोकसभा से ठीक पहले जो एक अंतिम सत्र होता है उसे लेम डक कहा जाता है। चलिए बात करते हैं 13वें प्रश्न की। मालदेव के 2 सेनानायक जो शेरशाह के विरुद्ध गिरी सुमेल के युद्ध में लड़े, कौन से ऐसे 2 सेनानायक थे जो मालदेव के लिए शेरशाह सूरी के सामने युद्ध में लड़े थे? थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। बात 1544 की। 1544 ईस्वी में शेरशाह वर्सेज मालदेव। मालदेव राठौर जो थे वो शासक थे कहां के? जोधपुर के। जोधपुर के मालदेव और भारत के सुल्तान शेरशाह सूरी के मध्य 1544 में गिरी सामेल या जेतारण का युद्ध हुआ। यह मैदान पाली में है। यह युद्ध हुआ 1544 ईस्वी में। इस युद्ध में क्या होता है कि शेरशाह सूरी जो है वो एक चाल चलता है जिसमें मालदेव फंस जाता है। मालदेव के सेनानायक जो थे जेता और कुंपा, तो उत्तर तो ये हो गया जेता और कुंपा। जेता और कुंपा 2 ऐसे व्यक्ति थे जो बहुत ही वीर और महान सेनानायक थे। शेरशाह सूरी इन्हें खरीदने का प्रयास करता है लेकिन ये बिकने को तैयार नहीं होते। तो शेरशाह सूरी एक चाल चलता है और कुछ लेटर लिखवाकर, पत्र लिखवाकर मालदेव के तक पहुंचा देता है जिनमें लिखा हुआ था, शेरशाह सूरी ने फर्जी लिखवाया था कि जेता और कुंपा शेरशाह सूरी के साथ मिल चुके हैं और जैसे युद्ध खत्म होगा, युद्ध शुरू होगा, जेता और कुंपा सेना लेकर चले जाएंगे और मालदेव को अकेले लड़ना पड़ेगा। अब क्या हुआ कि मालदेव को अकेले लड़ना था, ऐसा सोचकर मालदेव ने क्या किया कि युद्ध छोड़कर वो ही चला गया और उसका परिणाम यह हुआ
के मालदेव ये युद्ध हार गया। तो इस युद्ध में जेता और कुंपा ने जो है वो वीरता से लड़ाई की थी और बाद में शेरशाह सूरी ने कहा भी था कि मैंने एक मुट्ठी बाजरे की खातिर भारत की बादशाहत खो दी होती। तो ये जो वो युद्ध था जिसमें जेता और कुंपा ने भाग लिया था, और न केवल भाग लिया था बल्कि शेरशाह सूरी को युद्ध में हार के कगार पर भी पहुंचा दिया था। बात करते हैं 14वें प्रश्न की। किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? बात करें उस चौहान शासक की, इसमें से जो चौहान शासक जिसने अजमेर की स्थापना की थी वो था अजयराज चौहान। अजयराज चौहान ने अजमेर नगर की स्थापना की थी और स्थापना के अलावा उन्होंने जो है वो उन्होंने अजमेर नगर की स्थापना की थी और स्थापना के बाद उन्होंने अजमेर को अपने राज्य की राजधानी बनाया था। तो इसमें एक अभी आरएस में एक प्रश्न आया था कि कौन सा अजमेर का शासक था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, दिल्ली को जीता था। तो दिल्ली को जीतने वाला पहला शासक था विग्रहराज चतुर्थ। हाल ही में आरएस में पूछा गया था पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिसने तराइन के 2 युद्ध लड़े थे, एक हार गया था और एक जीता था। बात करते हैं 15वें प्रश्न की। राजस्थान में 1857 की क्रांति किस स्थान से प्रारंभ हुई थी? राजस्थान की यदि बात करें तो राजस्थान में, पहले भारत में चलते हैं, भारत की बात करें तो भारत में सबसे पहले क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई थी। 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई थी। मेरठ छावनी से यह क्रांति शुरू होती है। उसके बाद क्रांति का बिगुल पूरे भारत में बजने लगता है। अब उस समय कोई व्हाट्सएप या फेसबुक का जमाना तो था नहीं कि तुरंत पता चल जाता। धीरे धीरे जो है वो क्रांति की बात फैलने लगी और उसके बाद क्या हुआ कि राजस्थान में ये बात पहुंची 28 मई को। तो राजस्थान में 28 मई 1857 को क्रांति हुई। 28 मई 1857 को राजस्थान में क्रांति हुई, सबसे पहले नसीराबाद में। नसीराबाद जो है वो अजमेर के अंतर्गत आता है। उसके बाद 3 जून को नीमच में, फिर टोंक, देवली में, एरनपुरा में भी क्रांति का बिगुल बज गया था। तो 15वें प्रश्न का उत्तर हो गया नसीराबाद। बात करते हैं 16वें प्रश्न की। निम्न में से कौन सा सुमेलित है, यानी निम्न में से कौन सा सुमेलित है? तो बात करें बादला। बादला है जोधपुर में, तो यह तो सुमेलित नहीं है। नमदा है टोंक में और थेवाकला है प्रतापगढ़ में। बच गया क्या? मसूरिया साड़ी। ये कोटा की फेमस है मसूरिया साड़ी। नमदा टोंक का, बादला जोधपुर का, थेवाकला प्रतापगढ़ की, ये जो दे रखे हैं ये गलत है। सुमेलित तो केवल एक ही है, मसूरिया साड़ी कोटा की। चलिए बात करते हैं 17वें प्रश्न की। किस शासक ने जयपुर को गुलाबी रंग में रंगवा दिया था? देखो ये जो गुलाबी रंग में रंगवाने वाले राजस्थान के शासक थे वो थे जयपुर को रंगवाने वाले महाराजा राम सिंह द्वितीय। महाराजा राम सिंह द्वितीय अंग्रेजों के काफी खास हुआ करते थे। जब 1876 में प्रिंस अल्बर्ट जयपुर यात्रा पर आए थे तो उन्होंने पूरे जयपुर शहर को उनके सम्मान में गुलाबी रंग से रंगवा दिया था। तभी से जयपुर को जो है वो गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। वैसे जयपुर की स्थापना 1727 में हुई थी। इसकी स्थापना सवाई जय सिंह द्वारा की गई थी और इसका जो वास्तुकार था वो बंगाल का एक ब्राह्मण युवक विद्याधर था। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि स्थापना सवाई जय सिंह ने की थी, लेकिन गुलाबी नगरी नाम जो है वो राम सिंह द्वितीय के कारण पड़ा, क्योंकि इन्हीं के काल में जो है वो जयपुर को गुलाबी रंग में रंगवाया गया। इसके अलावा एक नाम आपको दिखाई दे रहा होगा, सवाई प्रताप सिंह। ये ब्रजनिधि के नाम से जाने जाते थे। कला संगीत के काफी जो है वो जानकार व्यक्ति थे। इन्हें ब्रजनिधि ग्रंथावली का रचयिता भी बताया जाता है। बात करते हैं 18वें प्रश्न की। वह अंतिम हिंदू शासक कौन था जिसने विधि पूर्वक अश्वमेध यज्ञ करवाया? देखो भारत में ऐसे बहुत सारे शासक हुए हैं जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाया है। राजस्थान में या भारत में सबसे अंतिम अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला था सवाई जय सिंह द्वितीय। सवाई जय सिंह द्वितीय भारत का अंतिम शासक था जिसने जो है वो अश्वमेध यज्ञ करवाया था। अश्वमेध यज्ञ का मतलब होता है इसमें यज्ञ करवा के एक अश्व छोड़ दिया जाता है और जहां जहां वो अश्व गुजर जाता है इसका अर्थ होता है कि उस राज्य के व्यक्ति ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली है। तो
अश्वमेध यज्ञ करवाने वाला अंतिम व्यक्ति था सवाई जय सिंह द्वितीय। बात करते हैं 19वें प्रश्न की। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बात करें इन नेताओं की, इनमें से कौन था जिसने बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? देखो, विजय सिंह पथिक तो हमें याद आता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के नेता थे। मोतीलाल तेजावत इक्की आंदोलन, और गोविंद गुरु भगत आंदोलन। बच गए कौन से? राम नारायण चौधरी। चौधरी जी ने जो है वो बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। बेंगू किसान आंदोलन चित्तौड़गढ़ में हुआ था। बेंगू में जो किसानों का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे वो थे राम नारायण चौधरी। बिजोलिया में थे विजय सिंह पथिक। मोतीलाल तेजावत ने इक्की आंदोलन का नेतृत्व किया था और गोविंद गुरु ने भगत आंदोलन का नेतृत्व किया था। बात 20वें प्रश्न की। वह कौन से उपराष्ट्रपति है जिनका देहांत पद पर रहते हुआ था? ये एक बार रीट में भी प्रश्न आया था कि भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है सॉरी, जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुई थी? तो भारत में एक ही उपराष्ट्रपति है जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, वो थे कृष्णकांत। कृष्णकांत भारत के एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति है जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। बात करते हैं 21वें प्रश्न की। चौरी कर की प्रकृति थी, यानी चौरी कर क्या था? देखो, चौरी कर जब लगाया गया था, ये लगाया गया था बिजोलिया में। बिजोलिया के शासक ने लगाया था, और जो क्या बोलते हैं उसे, राव राजा थे, उन्होंने ये कर लगाया था। राव कृष्ण सिंह ने ये कर लगाया था। ये 5 रुपए था। प्रत्येक व्यक्ति जो अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता है, यदि वो विवाह करना चाहता है तो 5 रुपए चौरी कर के रूप में उसे देने होंगे। तो पुत्री के विवाह पर यह कर लगाया जाता था। आपको पता होगा बिजोलिया में बहुत सारे लाग बाग थे, 84 प्रकार के कर लगान के अलावा लगाए जाते थे। उनमें एक चौरी कर भी कर था, जिसका बाद में किसानों ने भयंकर विरोध किया था। तो राव कृष्ण सिंह को ये कर जो है वो वापस लेना था, ये लेना पड़ा। ये लगभग 1903 के आसपास ये कर लगाया गया था। बात करते हैं 22वें प्रश्न की। नाहर नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? बात करें नाहर नृत्य के संबंध की। नाहर का मतलब होता है शेर। कहते हैं एक बार शाहजहां भीलवाड़ा आए थे। शाहजहां भीलवाड़ा आए थे, तो ये तो मैं आपको बता दूं भीलवाड़ा में है। तो उन्होंने वहां पर रात्रि विश्राम किया था। तो शाहजहां को मोहित करने के लिए, रिझाने के लिए वहां के लोगों ने शेर बनकर और शिकार का एक दृश्य चित्रित किया था, जो आगे चलकर नाहर नृत्य के रूप में प्रसिद्ध हो गया। तो नाहर नृत्य जो है वो भीलवाड़ा का है। यदि अपन बात करें जालोर की, तो जालोर में ढोल नृत्य काफी प्रसिद्ध है। यदि बात करें अलवर की, तो अलवर का बम नृत्य काफी प्रसिद्ध है। शेखावाटी का गिंदड़ नृत्य जो है वो काफी फेमस है। कई बार प्रश्न आया हुआ है गिंदड़ नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावटी का गिंदड़ काफी प्रसिद्ध है, जो होली के अवसर पर जो आयोजित होता है। बाकी नाहर नृत्य का संबंध भीलवाड़ा से है। बात नेजा क्या है? पहली बात बता दूं, नेजा का संबंध रामदेव जी से। रामदेव जी की 5 रंग की जो ध्वजा होती है उसको नेजा कहा जाता है। जम्मा रामदेव जी के जो जागरण होता है, जो रात्रि जागरण होता है, उसे जम्मा कहा जाता है। रीखिया रामदेव जी के जो मेघवाल भगत होते हैं उन्हें रीखिया कहा जाता है। तो रामदेव जी जो सांप्रदायिक सौहार्द के देवता है, सांप्रदायिक सौहार्द के लोक देवता है, रामदेव जी जो है उनसे संबंधित है नेजा। बात करते हैं 24वें की। तमाशा लोक नाट्य कहाँ का प्रसिद्ध है? ये तमाशा जो लोक नाट्य है ये प्रसिद्ध है जयपुर का। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोक नाट्य है। जैसे भरतपुर में नौटंकी, बीकानेर में रम्मत, मेवाड़ में रसधारी बहुत सारे चलते हैं। उसके अलावा जो है वो हर जगह अलग अलग प्रकार के जो है वो खेल दिखाए जाते हैं। अगला 1857 की क्रांति के समय किस रियासत के शासक ने कोटा के शासक को नजरबंदी से मुक्त करवाया था? होता क्या है कि कोटा के शासक को बंदी बना लिया जाता है और कोटा के शासक जो राम सिंह थे उन्हें क्रांतिकारियों द्वारा बंदी बना लिया जाता है। अब उन्हें छुड़ाने वाला कोई नहीं था, इसलिए बाद में जो है वो करौली के शासक
ने जो है वो कोटा के शासक को इस नजरबंदी से मुक्त करवाया था। तो करौली के शासक ने उन्हें मुक्त करवाया था 1857 की क्रांति में। एक बात और आपको बता दूं, सबसे भयंकर यदि कहीं प्रतिरोध हुआ था तो वो कोटा में ही हुआ था। कोटा में 1857 की क्रांति सबसे ज्यादा तीव्र हुई थी। तो साथियों, आज की क्लास में अपन ने 25 प्रश्नों को देखा। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और भर्ती आती रहेगी, निश्चित तौर पर भर्ती को तो आना ही है। आप यदि लगातार प्रयास करते रहेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। आपको ही पता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप लगातार प्रयास नहीं करेंगे तो निश्चित तौर से सफलता प्राप्त करना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। बाकी मैं इतना ही कहूँगा, लगातार संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं हो सकती। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।